अगर आप इज़राइल जाने की सोच रहे हैं और अपनी यात्रा की योजना बनाना शुरू कर रहे हैं, तो आप सही जगह पर हैं। मैं उन सभी ज़रूरी बातों के बारे में बात करूंगा जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। इज़राइल में पर्यटकों को आने वाली दो सबसे बड़ी समस्याएं वो नहीं है जो आप सोचते हैं। अपनी यात्रा की योजना कैसे बनाएं, मुख्य जगहें, पैसे, परिवहन और बहुत सारे काम के टिप्स जो इज़राइल में आपके समय को बहुत बेहतर बना देंगे। चलिए समस्याओं से शुरू करते हैं। बहुत से लोग सुरक्षा को लेकर चिंता करते हैं, लेकिन आप सुरक्षित रहेंगे और आप सुरक्षित महसूस करेंगे। ज्यादातर पर्यटक आपको बताएंगे कि यरूशलेम, तेल अवीव और हाइफा में उन्होंने अमेरिका और यहां तक कि यूरोप के बड़े शहरों की तुलना में ज्यादा सुरक्षित महसूस किया। गर्मियों में तेल अवीव में हफ्ते के किसी दिन रात 11 बजे बाहर निकलिए। हर कोई बाहर होता है और ये पूरी तरह से सुरक्षित लगता है। दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, चीजें कितनी महंगी हैं और जो आप देखते हैं उसे समझना। इसराइल हम इसराइलियों के लिए महंगा है और ये आपके लिए भी महंगा है। थोड़ा कम क्योंकि पर्यटक होटलों पर वैट नहीं देते हैं, लेकिन इसराइल महंगा है और जल्द ही मैं आपको पैसे बचाने के टिप्स दूंगा। दूसरी समस्या, और मेरी राय में ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके बारे में कोई सच में बात नहीं करता, वो ये है कि इसराइल में ज्यादातर जगहें देखने में उतनी आकर्षक नहीं है। मैं आपको सबसे साफ उदाहरण देता, यरूशलेम का पुराना शहर। कोई भी पश्चिमी दीवार के सामने खड़ा होकर ये नहीं कहता, वाह, ये सबसे खूबसूरत दीवार है जो मैंने आज तक देखी है। और कोई भी चर्च ऑफ द होली सेपल्कर में जाकर ये नहीं कहता, वाह क्या शानदार चर्च है। पुराने शहर में एकमात्र सच में खूबसूरत जगह डोम ऑफ द रॉक है। इसराइल का मजा लेने के लिए आपको कहानी पता होनी चाहिए। अगर आप कहानी नहीं जानते तो आप इसराइल को नहीं समझ पाएंगे। मैं बहुत जल्द उसके लिए सारे समाधान बताऊंगा। हमारी मुद्रा शेकेल है, जिसे संक्षेप में आईएलएस या एनआईएस कहते हैं। इजरायली शेकेल या न्यू इजरायली शेकेल। चार तरह के बैंक नोट हैं, 20, 50, 100 और 200। ये रंगीन है, इनका डिजाइन अच्छा है और इन पर मशहूर इजरायली कवियों की तस्वीरें हैं, दो पुरुष और दो महिलाएं। हम बहुत प्रगतिशील है। एक अमेरिकी डॉलर या एक यूरो की कीमत लगभग 3.5 शेकल है। हम नकद, क्रेडिट कार्ड, वीजा और मास्टर कार्ड का उपयोग करते हैं और आप एप्पल पे और गूगल पे से भी भुगतान कर सकते हैं। डेबिट कार्ड का इस्तेमाल शायद ही होता है। अगर आप कार किराए पर लेने की योजना बना रहे हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत होगी। पावर सॉकेट में 3 छेद होते हैं और ज्यादातर प्लग जो आप देखेंगे उनमें 2 पिन होते हैं। वोल्टेज 220 वोल्ट है। इजराइल जाने का सबसे अच्छा समय वसंत में है, मार्च अप्रैल। गर्मियां बहुत गर्म होती हैं। हर दिन 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की उम्मीद है। अगर आपको समुद्र तट और चर्च या संग्रहालय जैसी इंडोर जगहों पर जाना पसंद है तो ये काम कर सकता है, लेकिन लंबी पैदल यात्रा के लिए गर्मियां बहुत गर्म होती हैं। अक्टूबर में मौसम ठंडा हो जाता है और पतझड़ के ज्यादातर दिनों में आप टी शर्ट में घूम सकते हैं। सर्दियां दिसंबर से फरवरी तक होती है। जब बारिश होती है तो तेज होती है, लेकिन आमतौर पर 2 या 3 दिनों के लिए, और फिर आसमान फिर से साफ हो जाता है। जनवरी में भी धूप वाले दिन होते हैं। मेरी राय में इजराइल सर्दियों के लिए एक बेहतरीन जगह है, खासकर अगर आप रेगिस्तान में घूमना चाहते हैं। मैं ये मानूंगा, मैं रेगिस्तान के बारे में शायद ही वीडियो बनाता हूँ क्योंकि इसकी मांग कम है। लोग यरूशलेम, तेल अवीव और गैलीली खाते हैं। लेकिन अगर मैं किसी ठंडे देश में रहता और इजराइल आने वाले ज्यादातर लोग रहते हैं, तो मैं सर्दियों में गर्म रेगिस्तान की छुट्टियों के लिए आता। उम्मीद है कि मेरा चैनल इतना बड़ा हो जाएगा कि मैं रेगिस्तान पर और ज्यादा कंटेंट बना सकूं। फ्लाइट बुक करने से पहले एक और बात पर आपको विचार करना चाहिए, वो है हिब्रू कैलेंडर। इजराइल में हम दो कैलेंडर का उपयोग करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसे आप जानते हैं और हिब्रू कैलेंडर। हम दो कैलेंडर कैसे मैनेज करते हैं? हम बहुत स्मार्ट हैं। मजाक कर रहा हूँ, आपको इसकी आदत हो जाती है। ये मायने रखता है क्योंकि ज्यादातर यहूदी छुट्टियां हिब्रू कैलेंडर के अनुसार तय की जाती हैं। सुक्कोत, पास ओवर या हनुक्का जैसी छुट्टियों के दौरान यहाँ होना अद्भुत है, लेकिन ध्यान रखें कि उन दिनों कोई सार्वजनिक परिवहन नहीं होता है और फ्लाइट और होटल की कीमतें बहुत ज्यादा होती हैं। मैंने पहले एक लंबी पोस्ट लिखी थी जिसमें इसराइली छुट्टियों के बारे में बताया गया था कि वे क्या हैं, कब होती हैं और क्या उम्मीद करनी चाहिए। अब योजना के बारे में बात करते हैं। इसराइल छोटा है, ये लगभग न्यू जर्सी के आकार का है। विस्कॉन्सिन इसराइल से 9 गुना बड़ा है। अगर आप यूके से हैं तो इसराइल लगभग वेल्स के आकार का है। अगर आप जर्मनी से हैं तो ये लगभग हेसन के आकार का है। अगर आप कहीं और से हैं तो बस ये जान लें, आप इसराइल के उत्तर से दक्षिण तक लगभग 6 घंटे में और पूर्व से पश्चिम तक 1.5 घंटे से भी कम समय में गाड़ी चला सकते हैं।
मैं इसराइल में टूर की योजना को 3 शब्दों में बताता हूँ: दिल, रेखा और जमीन। गिल यरूशलेम है। अगर आपके पास इसराइल में सिर्फ 24 घंटे हैं, तो आपको यरूशलेम जरूर जाना चाहिए। रेखा है हाईवे नंबर 1 जो तेल अवीव, यरूशलेम और मृत सागर को जोड़ता है। अगर आपके पास 3 से 4 दिन हैं, तो आप यरूशलेम, मसाडा, मृत सागर और तेल अवीव देख सकते हैं। जमीन बाकी सब कुछ है। अगर आप 1 या 2 हफ्ते के लिए आ रहे हैं, तो आप उत्तर में गैलिली या दक्षिण में रेगिस्तान जा सकते हैं। लगभग 95% पर्यटक उत्तर की ओर जाके हैं। गैलिली में कई यहूदी और ईसाई ऐतिहासिक स्थल हैं। ये गर्मियों में ज्यादा हरा भरा और ठंडा होता है, जब ज्यादातर पर्यटक आते हैं। अपनी यात्रा की योजना बनाते समय सप्ताहांत शुक्रवार और शनिवार को तेल अवीव या यरूशलेम में और रविवार से गुरुवार तक रेगिस्तान या गैलिली में रहने की कोशिश करें। जब वहां भीड़ कम होगी, तो आप नज़ारों और प्रकृति का आनंद लेंगे। इसराइल बहुत घनी आबादी वाला है, एक छोटे से देश में 1 करोड़ लोग, और सप्ताहांत में शहरों में हमेशा ज्यादा कार्यक्रम होते हैं। आप शायद अपनी यात्रा बेन गुरियन हवाई अड्डे से शुरू करेंगे। मैंने एयरपोर्ट के बारे में पूरा वीडियो बनाया है, लिंक नीचे होगा, और ये उपयोगी जानकारी से भरा है। सबसे जरूरी बात यह है कि एयरपोर्ट सेंट्रल इजराइल में है। अगर आप रविवार या सोमवार को उतरते हैं, तो आप कार किराए पर लेकर सीधे गैलिली या रेगिस्तान जा सकते हैं। इसमें लगभग 2 घंटे लगते हैं। अगर आप गुरुवार या शुक्रवार को उतरते हैं, तो जेरूसलम या तेल अवीव के लिए टैक्सी या ट्रेन लेना बेहतर है। मैं तेल अवीव या जेरूसलम में कार रखने की सलाह नहीं देता। तेल अवीव में पार्किंग नहीं है, और जेरूसलम में लोग पागलों की तरह गाड़ी चलाते हैं। कार तभी किराए पर ले जब आप शहर से बाहर जा रहे हों। इसराइल में सार्वजनिक परिवहन अच्छा और सस्ता है, लेकिन शुक्रवार दोपहर से शनिवार रात तक बसें और ट्रेनें नहीं चलती हैं, और यहूदी छुट्टियों पर भी नहीं। अगर आप इन सबको मिला दें, तो लगभग 2 महीने सार्वजनिक परिवहन के बिना होते हैं। तो गूगल मैप्स या दूसरे ट्रांसपोर्टेशन ऐप्स पर उपलब्धता की जांच कर लें। अब चलिए जल्दी से मुख्य जगहों को देख लेकर। बेशक जेरूसलम सबसे पहले आता, मैं जरूर देखी जाने वाली जगहों की सूची नहीं दूंगा, क्योंकि वो आपको हर जगह मिल जाएगी। मैं कहूंगा कि जूडियन रेगिस्तान में मसाडा और डेड सी दूसरे और तीसरे सबसे महत्वपूर्ण स्थल हैं, और आप दोनों को एक दिन में देख सकते हैं। तेल अवीव शायद चौथे नंबर पर है। तेल अवीव में असल में क्लासिक जरूर देखी जाने वाली जगह नहीं है, और ये कोई आलोचना नहीं है, ये इसके विपरीत है। आपको किसी भी चीज के लिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तेल अवीव पहला आधुनिक यहूदी शहर है, और बाजारों और समुद्र तटों के अलावा इसमें संग्रहालय और आकर्षक स्थल हैं। उत्तरी तट में कैसेरिया, हाइफा और एकर अक्को शामिल है, जिन्हें आप 1 या 2 दिनों में देख सकते हैं। गैलिली में यहूदी स्थलों में सफेद और कई जायोनी इतिहास स्थल जैसे तेल हाय और डेगानिया, पहला किबुत्स शामिल हैं। मुख्य ईसाई स्थल बेशक नाजरत और गैलिली सागर के आसपास के चर्च हैं। गैलिली और गोलान हाइट्स में कई प्रकृति भंडार, जल क्रीड़ा और युद्ध क्षेत्र भी हैं। अगर आप सर्दियों में घूम रहे हैं और थोड़ा रेगिस्तान चाहते हैं, तो आप मित्ज़पे रामून में रह सकते हैं, जो क्रेटर के ठीक किनारे पर है। रात में बहुत ठंड हो जाती है, लेकिन दिन के दौरान क्रेटर में हाइकिंग करना सुखद होता है। अरावा घाटी में किबुत्सिम और मोशाविम भी हैं, जहां हमेशा गर्मी रहती है, और नियोट्स, मदार और कटोरा जैसी अनोखी जगहें हैं। इसराइल के बारे में एक आकर्षक बात, जिसके बारे में मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी वीडियो में बात की है, यह है कि यहाँ एक विशिष्ट विचार के आसपास बने समुदाय हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के सुधारवादी यहूदियों का एक किबुत्स, या नियोट्स मदार जैसे किसी विशेष नेता के आसपास बने समूह। एलात इसराइल का सबसे दक्षिणी शहर है, जहां लाल सागर और एलात पर्वत हैं। यहाँ भी सप्ताहांत या छुट्टियों पर ना जाने की कोशिश करें। इसराइल वो है जिसे एंड डेस्टिनेशन कहा जाता है। आप सीरिया और इराक तो नहीं जा सकते, मध्य पूर्व यूरोप कहेंगे, लेकिन आप मिस्र में सिनाई जा सकते हैं, जो इलाज से काफी सस्ता है, और जॉर्डन भी। अगर आपके पास 10 दिन या उससे ज्यादा है, तो मैं पेट्रा देखने के लिए जॉर्डन में 2 या 3 दिन बिताने की सलाह दूंगा। और मैं उस बात पर वापस जाना चाहता हूं जो मैंने शुरुआत में कही थी, गाइडिंग। आप यरूशलेम जा रहे हैं, जो पश्चिमी इतिहास का सबसे दिलचस्प, जटिल और महत्वपूर्ण शहर है। किसी तरह के मार्गदर्शन के बिना आप बहुत कम समझ पाएंगे, और बहुत महत्वपूर्ण जगहों के पास से बिना ध्यान दिए गुजर जाएंगे। यरूशलेम की जगहों पर मेरे कुछ बुनियादी वीडियो देखें, जैसे चर्च ऑफ द होली सेपल्कर, वेस्टर्न वॉल, टेम्पल माउंट, विया डोलोरोसा, और देखें कि आपको कितनी नई जानकारी मिलती है। अब कल्पना कीजिए कि एक गाइड के साथ आपको और कितना कुछ जानने को मिलेगा। सबसे अच्छा विकल्प जाहिर है एक एजेंट को हायर करना है, जो सब कुछ ऑर्गेनाइज करता है: होटल, गाइड, आकर्षण।
आने वाले हफ्तों में मैं अपने पार्टनर सागी के साथ एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इजराइल यात्रा बुक करने से पहले की सभी जरूरी बातों को कवर किया जाएगा। आपको एक मोटा मोटा अंदाजा देने के लिए, एक कार और साइट प्रवेश के साथ एक गाइड का खर्च लगभग $1000 प्रतिदिन है और होटल $300 से $700 के बीच होते हैं। मैंने अपने गाइड दोस्तों अविरामा, इताई और दविर के साथ भी वीडियो बनाए हैं और सारी जानकारी मेरी वेबसाइट पर है। मैं अब गाइड नहीं करता। अगर एक प्राइवेट गाइड आपके बजट से बाहर है तो आप एक ग्रुप टूर में शामिल हो सकते हैं। बस ये जान लें कि रोम या पेरिस के विपरीत यरूशलेम में गाइड अलग अलग समूहों के लिए अलग अलग चीजों पर जोर देंगे। एक यहूदी टूर एक ईसाई टूर से बहुत अलग होता है। एक कैथोलिक टूर एक प्रोटेस्टेंट टूर से अलग होता है। जर्मन जैसी कुछ भाषाओं में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट टूर काफी समान हो सकते हैं, लेकिन ब्राजीलियाई तीर्थयात्रियों के लिए अंतर बहुत बड़ा हो सकता है। यही बात गैलीली पर भी लागू होती है। यहूदी गैलीली और ईसाई गैलीली एक ही जगह पर दो बहुत अलग अनुभव हैं। बहुत से लोग अपने स्थानीय चर्च द्वारा आयोजित टूर में शामिल होते हैं। ये एक अविश्वसनीय अनुभव हो सकता है, शायद आपके जीवन की सबसे सार्थक यात्रा। लेकिन अगर आप एक ऐसे धार्मिक समूह के साथ यात्रा करते हैं जिससे आप वास्तव में जुड़ नहीं पाते हैं, तो ये निराशाजनक हो सकता है। अगर आपको ग्रुप टूर पसंद नहीं है, तो आप अब्राहम टूर्स द्वारा दिए जाने वाले डे टूर कर सकते हैं और आप मेरे डिजिटल टूर का भी उपयोग कर सकते हैं। मेरे डिजिटल टूर में मैंने एक गाइड के तौर पर कही गई हर बात को आपके फोन के लिए वीडियो में फिल्माया है। आप देखते हैं कि आप नक्शे पे कहाँ हैं, अगले पॉइंट तक कैसे पहुंचना है और हर स्टॉप पर एक एक्सप्लेनेशन वीडियो है। अभी मेरे पास 5 टूर हैं और मैं और पर काम कर रहा हूँ। मेरे पास 2 प्रोडक्ट हैं। एक है यरूशलेम क्रैश कोर्स, उन लोगों के लिए जो घर बैठे इजराइल के बारे में जानना चाहते हैं। डिजिटल टूर उन लोगों के लिए हैं जो असल में आ रहे हैं और जानकारी देने के अलावा मैं व्यावहारिक सुझाव भी देता हूँ। कहाँ खाना है, कहाँ से सही दाम पर खरीदारी करनी है और कहाँ थोड़ा ज्यादा सावधान रहना है। मैंने अपनी पसंदीदा जगहों के लिए डिस्काउंट कोड भी डाले हैं। एब्राहम हॉस्टल्स एंड टूर्स, पोस्ट हॉस्टल, द स्पॉट हॉस्टल। अगर आप इन कोड्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप डिजिटल टूर की कीमत से भी ज्यादा पैसे बचाएंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात, मार्गदर्शन जरूर ले। एक दिन का टिप आधारित टूर भी बहुत बड़ा फर्क डालता है। पैसे बचाने के 2 सुझाव, क्योंकि इजराइल महंगा है। पहला, रहने की जगह। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो हॉस्टल के बारे में सोचें। इजराइल के कई हॉस्टल में प्राइवेट कमरे, नाश्ता और किचन होते हैं। जेरूसलम और तेल अवीव जैसी जगहों पर जहां वैसे भी पूरे दिन बाहर रहते हैं, वहां रहने की जगह पर पैसे बचाना और नेगेव या गैलिली में किसी खास जगह पर रुकने के लिए ज्यादा खर्च करना समझदारी है। रहने की जगह के बारे में मेरी सभी सिफारिशें मेरी वेबसाइट पर हैं। दूसरा, खाना। इसराइली खाना बहुत बढ़िया है, लेकिन रेस्टोरेंट और शराब महंगे हैं। एक बियर की कीमत आसानी से 10 यूरो या डॉलर हो सकती है। हमेशा मेन्यू देखने के लिए कहें। जो लोग पैसे बचाना चाहते हैं उनके लिए मेरी सलाह है, रेस्टोरेंट में कम और स्ट्रीट फूड ज्यादा खाएं। फलाफेल, शवरमा, सबीख, बुरीकाज, ये शानदार है और यहाँ अनगिनत बेहतरीन जगह है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आप शायद इजराइल की यात्रा की योजना बनाने को लेकर गंभीर है, या आपको बस मुझे बात करते हुए सुनना अच्छा लगता है। दोनों ही सूरतों में मेरी वेबसाइट जरूर दिखे। वहां सब कुछ नेविगेट करना बहुत आसान है। योजना, टूर, रहने की जगह, डिजिटल टूर। और एक विषय जिसके बारे में पर्यटक किसी भी चीज से ज्यादा पूछते हैं, वो है इजरायली समाज। एक टूर गाइड के तौर पर मैंने सीखा है कि लोगों को सबसे ज्यादा दिलचस्पी लोगों में ही होती है। लगभग कोई नहीं पूछता कि ये चर्च किस साल बना था। वे लोगों के बारे में, अति रूढ़िवादी लोगों के बारे में, सेना, संस्कृति, राजनीति के बारे में पूछते हैं। इसलिए मैंने इजरायली समाज का परिचय देने वाली पोस्ट लिखी कि आप एक सुपरमार्केट से क्या सीख सकते हैं, गानों के जरिए इतिहास और भी बहुत कुछ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वेबसाइट देखें और मैं आपसे इजराइल में मिलूंगा। यल्ला बाय।